जय हिंद दोस्तों। 1962 और 1965 दो बार हम लड़ चुके थे। 1965 की जंग पाकिस्तान से तो जीत गए थे, लेकिन 1962 की जंग चीन से हार गए थे, क्योंकि उस समय हमारे पास देश की खुफिया एजेंसी रॉ नहीं थी। अगर उस समय रॉ हमारे पास होती तो युद्ध का नजारा कुछ और ही होता। जब चीन ने हमारे ऊपर अटैक किया था तो उस समय हमने सोचा भी नहीं था कि चीन हमारे ऊपर अटैक करेगा, हमें धोखा देगा, क्योंकि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई करते रह गए। इधर चीन हमारे पीठ में खंजर भोंकने का प्लान बना रहा था। अगर उस समय रॉ हमारे पास होती तो चाइना इंडिया के खिलाफ क्या प्लान बना रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें पहले ही मिल जाती। 1962 की जंग हम चीन से जीत सकते थे अगर इंडिया अपना एयरफोर्स यूज किया होता, क्योंकि हमारी एयरफोर्स चाइना से बहुत ताकतवर थी। हमारी एयरफोर्स चाइना को हरा सकती थी, मगर चाइना के बारे में हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं था। अगर हमारे देश के अंदर कोई दुश्मन छुपा हुआ है उसका पता लगाने के लिए हमारी आईबी है, लेकिन देश के बाहर हमारा दुश्मन हमारे बारे में क्या प्लान बना रहा है, हमारे देश के खिलाफ क्या साजिश रच रहा है, इस चीज का पता लगाने के लिए, उसको रोकने के लिए, काउंटर करने के लिए इंडिया के पास ऐसी कोई एजेंसी नहीं थी। 1962 और 1965 वार के बाद इंडिया को लगा हमारे पास एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो इंडिया के खिलाफ अगर कोई साजिश रच रहा है तो उसका पता लगाया जा सके, उसको रोका जा सके। इसके बाद 1966 में जब पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि हमारे पास एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो अमेरिका की CIA की तरह, इजराइल की मोसाद की तरह, हमारे पास भी एक ऐसी खुफिया एजेंसी होनी चाहिए जो देश के बाहर जाके काम करे, इन सब चीजों का पता लगा सके, हमारे दुश्मनों को रोक सके, हमारे देश के लिए इंफॉर्मेशन ला सके। इसके बाद 1968 में रॉ का जन्म होता है और इसके पहले डायरेक्टर बनाए जाते हैं आयन काओ। जासूसी दुनिया को लेकर इनके अंदर खुदरती ये सब चीजें थी, इनको गॉड गिफ्टेड था। 1968 में जब रॉ का गठन किया गया तो रॉ को सबसे पहला यही टास्क दिया गया, हमारे दो दुश्मन हैं चाइना और पाकिस्तान, इन्हीं दोनों को काउंटर करना था। इन दोनों के यहाँ क्या चल रहा है इनके अंदर से इंफॉर्मेशन लानी थी। धीरे धीरे चाइना और पाकिस्तान के अंदर रॉ का नेटवर्क फैलता गया। 1974 में जब इंदिरा गांधी पोखरण में इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, इसके बाद जैसे ये टेस्ट हुआ पूरी दुनिया में हंगामा मच गया, क्योंकि हमने इस न्यूक्लियर टेस्ट को बहुत ही सीक्रेट रखा था। हमने सीक्रेट इसलिए भी रखा था, अगर दुनिया को पता चल जाता तो हमारे ऊपर बहुत प्रेशर बनाया जाता और हम इसको नहीं कर पाते। और इस न्यूक्लियर टेस्ट को पूरा सीक्रेट रखने की जिम्मेदारी रॉक को दिया गया था। हमारा न्यूक्लियर टेस्ट पूरा सक्सेस भी रहा, हम परमाणु शक्ति देश भी बन गए, लेकिन दुनिया ने मानने से मना कर दिया, हमारे ऊपर हंसने लगी। लेकिन अमेरिका और बड़े देश ये समझ गए थे कि इंडिया अंदर ही अंदर कुछ तो बड़ा कर रहा है। इसके बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जब दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट किए तब जाके पूरी दुनिया ने माना हाँ इंडिया भी परमाणु शक्ति देश बन गया। इस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान को तो मिर्ची लगनी ही थी। पाकिस्तान के अंदर वेपन बनाने की होड़ शुरू हो गई। पाकिस्तान बोला इंडिया न्यूक्लियर वेपन बनाया है, हम भी बनाएंगे। इसके बाद पाकिस्तान बहुत सीक्रेट तरीके से वेपन बनाने लग गया। तभी रॉ के जरिए इंदिरा गांधी को यह खबर पहुंचती है पाकिस्तान बहुत सीक्रेट तरीके से अपना न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है। इंदिरा गांधी आर्यन काओ से बात करती हैं, कहती हैं किसी भी तरीके से पाकिस्तान को इस टेस्ट से रोकना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान आगे चलकर हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा। इसके बाद आर्यन काओ रॉ को इस मिशन के लिए एक्टिव कर देते हैं। तब तक पाकिस्तान के अंदर हमारे रॉ का नेटवर्क भी पूरा फैल चुका था। पाकिस्तान चाइना और फ्रांस की मदद से अपना न्यूक्लियर वेपन बना रहा था। कुछ समय के बाद फ्रांस को समझ आ गया कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के लिए काम नहीं कर रहा है, वेपन के लिए काम कर रहा है, तो फ्रांस इससे बाहर हो गया। लेकिन चाइना इसकी मदद कर रहा था। पाकिस्तान की तैयारियां पूरी नहीं हुई थी तो पाकिस्तान मदद लेने के लिए नॉर्थ कोरिया पहुंच गया। उस समय नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उनके पिता, वो भी अपना न्यूक्लियर वेपन बनाने के चक्कर में लगे हुए थे। अब ऐसे में पाकिस्तान का नॉर्थ कोरिया जाना ये पूरी दुनिया की आंखों में खटकने लगा। इधर रॉ ने ये तो पता लगा लिया था कि पाकिस्तान कोहोटा में खान रिसर्च सेंटर में इसकी प्लानिंग कर रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि प्लानिंग इसके अंदर ही चल रही है। इसके बाद रॉ के एजेंट अपना भेष बदलकर भिखारी बनकर खान रिसर्च सेंटर के आसपास घूमने लगे। कहा यह भी जाता है उस समय अजीत डोभाल रॉ का अंडर कवर एजेंट बनकर पाकिस्तान के अंदर ही थे। रॉ के लोग वहां के साइंटिस्ट से मिलने की कोशिश कर रहे थे पर बात नहीं बन पा रही थी। अब समझ नहीं आ रहा था क्या करें, कैसे पता लगाएं। रॉ के लोगों ने दिमाग लगाया। इन सबका जासूसी दुनिया के बारे में जो स्टडी होता है वो काम आई, क्योंकि जासूसी दुनिया की जो पढ़ाई होती है इन सब चीजों के बारे में बहुत बारीक तरीके से समझाया जाता है। रॉ ने सोचा अगर कोई साइंटिस्ट न्यूक्लियर वेपन पे काम कर रहा है तो उसका जो रेडिएशन है वो शरीर पर आ सकता है, बालों पर आ सकता है। अगर उनके बालों का टुकड़ा मिल जाए तो इससे भी पता लगाया जा सकता है। खान रिसर्च सेंटर के आसपास एक ऐसी सैलून की शॉप ढूंढने लगे जहां पर ये सभी साइंटिस्ट अपना बाल कटवाते थे। रॉ ने किसी तरह एक नाई की दुकान ढूंढ ली। इनके बालों के सैंपल को कलेक्ट किया गया और अपने सोच के जरिए बालों को जांच करने के लिए इंडिया भेजा। इंडिया में जब इनके बालों को चेक किया गया तो बहुत भारी मात्रा में रेडिएशन पाया गया।
अब रॉ को समझ आ गया था कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम यहीं पर चला रहा है। इसके बाद रॉ सोचने लगी कि इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कैसे किया जाए। रॉ कुछ करती इससे पहले इंडिया में उथल पुथल हो गई, सरकार बदल गई। अब सरकार आ गई मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई इंडिया के प्रधानमंत्री बन गए। मोरारजी देसाई थे गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले। जब ये पीएम बन गए तो सब कुछ इनके हाथ में था। इनको रॉ के बारे में बताया गया तो इन्होंने बोला ये रॉ क्या है। इनको बताया गया रॉ देश के बाहर हमारे दुश्मनों को ढूंढती है और ढूंढ कर उसको खत्म करती है। मोरारजी देसाई ने कहा हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें किसी दूसरे देश के अंदर दखल नहीं देना चाहिए। इसके बाद इन्होंने करीब 40% रॉ का बजट काट दिया। इसके बाद हमारे जो रॉ के चीफ थे आर्यन काओ इनसे नाराज हो गए। बोले ये क्या तरीका है, हमारे एजेंट अपनी जान को जोखिम में डालकर वहां की खुफिया जानकारी ला रहे हैं और आपको कोई परवाह ही नहीं है। आर्यन काओ नाराज होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिए। इधर रॉ अपने काम में लगी हुई थी। रॉ एक प्लान बनाती है, सोचती अगर मैं अपने प्रधानमंत्री से कहूं आप यहाँ पर हमला करो, बम गिराओ तो हमारे पीएम मानेंगे नहीं, क्यों ना मैं ये काम इजराइल से कराऊं। रॉ के एजेंट इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से मिलते हैं। मोसाद से कहते हैं देखो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो तुम्हें खत्म कर देगा, इसलिए तुम इसके न्यूक्लियर प्लांट को ही खत्म कर दो। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ पर कर रहा है, बस तुम इसको आकर खत्म कर दो। इजराइल रॉ की बात मान गया। इजराइल ने रॉ से कहा हम अपना एयरक्राफ्ट इराक और मिडिल ईस्ट के ऊपर से उड़ा कर ला नहीं सकते, दूसरी तरफ से पूरा लंबा घूम के आना पड़ेगा। रिफ्यूलिंग के लिए हमें अपना बेस दे देना, गुजरात में हम रिफ्यूलिंग कर लेंगे और वहीं से पाकिस्तान के अंदर घुस जाएंगे और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर बम गिराकर पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे। इसके बाद रॉ ने पीएम मोरारजी देसाई से बात की, क्योंकि अब पीएम के हाथ में सब कुछ था। रॉ डायरेक्ट पीएम को ही रिपोर्ट करती है, पीएम के परमिशन के बिना रॉ कुछ कर नहीं सकती थी। रॉ ने मोरारजी देसाई से कहा हमने पूरा मामला सेट कर लिया है, आपको लड़ना भी नहीं पड़ेगा, हम इजराइल और पाकिस्तान को आपस में लड़वा देंगे और अपना काम भी हो जाएगा। यहाँ सब कुछ गड़बड़ हो गया। मोरारजी देसाई थे गांधी विचारधारा के, इन्होंने सोचा ये तो प्लान इंदिरा गांधी का था, अगर मैं कुछ करूं तो ऐसा ना हो ये सारा का सारा क्रेडिट इंदिरा गांधी ले जाएं। इसलिए मोरारजी देसाई ने साफ साफ मना कर दिया, बोला पाकिस्तान अपना टेस्ट कर रहा है, उसको करने दो, ये उसका आंतरिक मामला है, हमें किसी से लड़ना नहीं है, हम बीच में क्यों पड़े, इजराइल को यहाँ क्यों बुलाया जाए, क्यों अपनी धरती पर खून खराबा किया जाए। अब रॉ परेशान, सोचने लगी बड़ी मुश्किल से तो सब कुछ प्लान बनाया था, अब क्या करें। लेकिन हमारी रॉ कहाँ हार मानने वाली थी। रॉ एक दूसरे प्लान पे काम करने लग गई। खान रिसर्च सेंटर में काम करने वाले एक साइंटिस्ट का एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। रॉ ने उसकी हिस्ट्री निकाली, साइंटिस्ट और लड़की को दोनों को पकड़ लिया। रॉ ने साइंटिस्ट को बोला देख मैं तेरी सारी खबर लीक कर दूंगा, तुझको बर्बाद कर दूंगा। वो घबरा गया। रॉ ने कहा ये जो तुम न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो इसका ब्लूप्रिंट मुझे दे दे। साइंटिस्ट इनकी बात मान गया, बोला तुम मुझे $10 लाख दे दो, मैं तुम्हें पूरा ब्लूप्रिंट दे दूंगा। रॉ ने बोला ठीक है, हम तुम्हें $10 लाख दे देंगे। अब इसके लिए पीएम से अप्रूवल लेना था। रॉ पीएम मोरारजी देसाई से बात करती है, कहती हमने सारा जुगाड़ सेट कर लिया है, हमें एक साइंटिस्ट को $10 लाख देने हैं, वो बदले में हमें पूरा ब्लूप्रिंट देने को तैयार है। मोरारजी देसाई फिर यहाँ मना कर दिए। $10,000 कोई बड़ी रकम नहीं थी, फिर भी इन्होंने मना कर दिया, बोला हम नहीं देंगे। रॉ ने मोरारजी देसाई को समझाया, सोचो अगर हमारे पास ब्लूप्रिंट आ गया तो हमें सब कुछ पता लग जाएगा पाकिस्तान क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन मोरारजी देसाई नहीं माने। तभी इधर पाकिस्तान में क्या हुआ, आर्मी सेना के जो डिक्टेटर जियाउल हक थे, इन्होंने अपने प्रधानमंत्री को हटाकर खुद ही पीएम की कुर्सी पर बैठ गए। जियाउल हक ने सोचा प्रधानमंत्री मैं तो बन ही गया हूँ, पड़ोसी देशों पर फोन करके उनसे थोड़ा रिश्ता सुधारा जाए। तो ये कभी इंडिया फोन कर देते थे, कभी श्रीलंका कर देते थे, कभी नेपाल के पास फोन कर देते थे। एक बार जियाउल हक इंडिया के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का हालचाल जानने के लिए उनके पास फोन किया। इधर मोरारजी देसाई शाम को अपना मस्त तरीके से पैग लगा रहे थे, पूरा मूड में थे ही। मोरारजी देसाई फोन पर बात करते हुए इन्होंने बोला तुम क्या समझ रहे हो जियाउल हक, हमने कच्ची गोलियां नहीं खेली है, हमें सब पता तुम क्या कर रहे हो कहोटा में, तुम वहां पर न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी कर रहे हो, हमें सब पता है, तुम थोड़ा कायदे में रहो जियाउल हक। इतना सुनने बाद उसका दिमाग चकरा गया, बोला इसको कैसे पता हम कहोटा में क्या कर रहे हैं, बोला हम इतने सीक्रेट तरीके से टेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी इसे सब कुछ पता है। ये हमारे प्रधानमंत्री द्वारा की गई सबसे बड़ी गलती थी, इतनी बड़ी गलती तो किसी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। इनकी एक गलती की सजा हमारे रॉ के लोगों को चुकाना पड़ा। इसके बाद पाकिस्तान की ISI ने हमारे एक एक एजेंट को ढूंढ ढूंढ खत्म कर दिया। हमारे एजेंट के जो एजेंट थे उनको ढूंढ ढूंढ कर मार दिया, पूरे नेटवर्क को बर्बाद कर दिया। लेकिन हमारे एजेंट पाकिस्तान में ऐसा काम करके आ गए थे जिसकी वजह से पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेस्ट 15 साल पीछे चला गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।